आइए दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान अर्जन कुंजी क्लासेस में। हम देख रहे थे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में। हमने कल भी कुछ पढ़ा था और आज हम उसके आगे का पढ़ेंगे। दोस्तों, अगर आपको लगे कि मैं बहुत ज़्यादा स्लो बोल रही हूँ तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो 1.5x की स्पीड से देखेंगे। अब हम देखते हैं बंगाल का विभाजन का विरोध, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन के बारे में। दोस्तों, दरअसल स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली के सैयद हैदर रजा एवं मद्रास के चिदम्बरम पिल्लई के द्वारा किया गया था। कांग्रेस के बनारस अधिवेशन 1905 में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का एक अनुमोदन पास किया गया था, जिसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले जी ने की थी। दोस्तों, इस आंदोलन के प्रति जन समर्थन प्राप्त करने के लिए अश्विनी कुमार दत्त के द्वारा स्थापित स्वदेशी बांधव समिति का बहुत बड़ा योगदान था। दोस्तों, ये जो मतलब अश्विनी कुमार जी के द्वारा स्वदेशी बांधव समिति था, उसकी स्थापना बरिसल में, जो कि वर्तमान के बांग्लादेश में स्थित है, वहाँ की गई थी। इसका उद्देश्य स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देना, ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार करना और लोगों में राष्ट्रवादी की भावना को उजागर करना था, जिसके लिए यह समिति गाँवों तक पहुंचकर शिक्षा, सामाजिक कार्य और विवाद निपटारे का काम किया करती थी। 15 अगस्त 1926 को सदगुरु दास ने राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की थी। दोस्तों, इसके अलावा आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय जी के द्वारा फार्मास बंगाल केमिकल्स एवं फार्मास्यूटिकल की भी स्थापना की गई थी। दोस्तों, यह जो समय था वह बंगाल में कला के क्षेत्र का एक स्वर्णिम काल माना जाता है। इसी समय रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अमार सुनार बांग्ला नामक गीत की रचना की थी, जो वर्ष 1971 में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बन गया। दोस्तों, इसके अलावा अगर हम देखें तो कला के क्षेत्र में अवनोंद्रनाथ टैगोर ने पाश्चात्य प्रभाव से बिल्कुल अलग, पूर्णतः स्वदेशी पारंपरिक कला से प्रेरणा लेकर चित्रकारी शुरू की थी। दोस्तों, ये जो स्वदेशी आंदोलन था, यह पहली बार मतलब भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान महिलाओं ने भी प्रदेश से बाहर आकर धरना प्रदर्शन में हिस्सा लिया था। किसान एवं बहुसंख्यक मुस्लिम समुदाय स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन से अलग रहे थे। 1906 में कलकत्ता अधिवेशन के अतिवादियों ने कांग्रेस कांग्रेस के इस अधिवेशन में स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन से संबंधित 4 महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित करवा लिए थे। दोस्तों, इसी अधिवेशन में दादा भाई नेहरू ने सबसे पहली बार स्वराज शब्द का उल्लेख किया था। 1907 में हम देखते हैं तो कांग्रेस के अधिवेशन, जो सूरत अधिवेशन था, उसमें उग्रवादियों और उदारवादियों में अध्यक्ष के पद को लेकर एक विवाद हो गया और इसी वजह से कांग्रेस का विभाजन भी हो गया। अब हम देखेंगे मुस्लिम लीग की स्थापना को। दोस्तों, इसका पीछे भी एक बहुत बड़ा रीजन था। इस लीग की स्थापना का उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के द्वारा मुसलमानों में ब्रिटिश सरकार के प्रति निष्ठा को बढ़ाना और मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करने का आश्वासन देना तथा उन्हें कांग्रेस के प्रति मुस्लिमों में कांग्रेस के प्रति आक्रोश उत्पन्न करना था। दोस्तों, 1 अक्टूबर 1906 को आगा खान के नेतृत्व में मुसलमानों के एक दल ने शिमला में तत्कालिक वायसराय मिंटो से मुलाकात की थी, जहां उन्होंने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना करने का निर्णय लिया था। 1908 में आगा खान को हमेशा के लिए क्या बोलना चाहिए, मुस्लिम लीग का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया। दोस्तों, ये जो शिमला अधिवेशन था, उसमें हम देखते हैं कि मिंटो ने स्पष्ट आश्वासन दिया था मुसलमानों को कि सांप्रदायिक के रूप में मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की और उनके हितों की रक्षा की जाएगी। उसके अलावा दोस्तों, क्या हुआ था, इन सब गतिविधियों की पृष्ठभूमि में 30 अक्टूबर 1906 को ढाका में एक बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता नवाब मलीमुल्लाह ने की। इसमें मोहसिन उल मुल्क आगा खान तथा नवाब बाकर उल मुल्क उपस्थित थे। दोस्तों, वर्ष 1908 में आगा खान को मुस्लिम लीग का हमेशा के लिए अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया और वर्ष 1908 में मुस्लिम लीग ने अपने अमृतसर अधिवेशन में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग भी की, जो कि वर्ष 1909 में मरले मिंटो सुधार के द्वारा उनको प्रदान किया गया। दोस्तों, अब हम दिल्ली दरबार को पढ़ेंगे। हम पहले भी दिल्ली दरबार का थोड़ा सा ओवरव्यू देख चुके हैं, अब हम फिर से पढ़ते हैं। दिसंबर 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम के भारत आने
के अवसर पर उनके स्वागत के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। इसी समारोह में 12 दिसंबर 1911 को बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की गई और साथ ही साथ अब भारत की राजधानी कलकत्ता की जगह दिल्ली को बनाए जाने की भी घोषणा की गई। दोस्तों, उसके बाद फिर हम देखते हैं कि जैसे ही बंगाल विभाजन किया गया, उसके बाद फिर जो बिहार था उसे बंगाल से अलग कर दिया गया और असम असम में सिलहट भी शामिल था। दोस्तों, दिल्ली दरबार के आयोजन के बाद 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली को भारत की नई राजधानी के रूप में हमेशा के लिए अपना लिया गया। लॉर्ड हार्डिंग जब जिस समय अपने परिवार तथा ब्रिटिश के शाही राजवंश के साथ एक लंबे जुलूस में समारोह में दिल्ली में प्रवेश कर रहे थे, उसी समय उन पर एक बम फेंका गया, जिसमें लॉर्ड हार्डिंग घायल हो गए। इस कार्य को कमल विश्वास, आमिर चंद, अवध बिहारी एवं बाल मुकुंद ने अंजाम दिया था। बाद में इन सब पर मुकदमा चलाया गया तथा इन्हें फांसी की सजा भी दे दी गई। दोस्तों, अब हम देखेंगे कि किसने अनुनय, विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ऊपर। दरअसल वर्ष 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंदर उग्रवादी के नेताओं का वर्चस्व बढ़ने लगा था, जिसके कारण क्रांतिकारी दलें जो थी, उनकी विचारधाराएं अधिक सामने आने लगी थी। इनमें से मुख्यतः हम देखते हैं बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और अश्विनी घोष को हम विशिष्ट रूप से जानते हैं। इन नेताओं ने स्वराज प्राप्ति को ही अपना लक्ष्य बनाया था। इन्हें उदारवादी नेताओं की तरह संवैधानिक दायरे के अंदर रहकर अपनी बातें मनवाने में विश्वास नहीं था। इसलिए तिलक जी ने कहा था, हमारा उद्देश्य आत्मनिर्भरता है। दोस्तों, आत्मनिर्भरता है, भिक्षावृत्ति नहीं है। इन्होंने कांग्रेस पर प्रार्थना याचिका विरोध की राजनीति करने का आरोप भी लगाया था। दोस्तों, अगर हम तिलक जी के अलावा बाकी के जो नरम दल के नेता थे, उनको हम देखें, तो वे जो जैसे कि हम कह सकते हैं कि रवींद्रनाथ टैगोर या फिर और जो क्या कहना चाहिए, जो हमारे नौरोजी साहब थे, उन सबका मत यह था कि हम भाषण देंगे या जो ब्रिटिश सरकार है वहाँ तक अपनी बातें मनवाने के लिए उन्हें पत्रिकाओं का सहारा लेंगे या उन्हें पत्रों के माध्यम से अपनी समस्याओं से अवगत कराएँगे, तो वे हमारे लिए जो है हमारी पक्षों को सुनेंगे, हमारी बातों को सुनेंगे और हमारे लिए कुछ अच्छा करेंगे। परंतु जो हमारे उग्रवादी नेता थे, वे इस बात से सहमत नहीं थे। दोस्तों, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न था 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस के 2 गुटों में बँटने का। दोस्तों, अगर आपको लगता है मेरी वीडियोज़ किसी भी तरह से आपके लिए यूज़फुल है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और कल हम पढ़ेंगे इसका आगे का चैप्टर, तो प्लीज़ वीडियो